हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 10th, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ये चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन इसको मैंने छोड़ के रखा था। बाकी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, 3 चैप्टर्स आपके रह गए हैं, तो इसको मैंने जान के छोड़ के रखा था क्योंकि ये आई वुड से कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है इस क्लास का। और आगे जो आप जितनी भी ज्योमेट्री आगे पढ़ेंगे तो उसकी ये बैकबोन है, मैं ये कहूँगी। तो इसको मैंने आराम से पढ़ाने के लिए पहले छोड़ रखा था। आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को मिस ना करें और पूरी सारी वीडियोस को ज़रूर से देखें। इस चैप्टर को समझने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर आपको इस तरीके से समझ में आ जाए कि आगे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ये चैप्टर ज्योमेट्री पे बेस्ड है, तो इसमें कुछ भी सॉल्व तो करना नहीं होता है जनरली वैसे, ठीक है। थोड़ा बहुत करते हैं ज्योमेट्री में, हमें ज़्यादातर प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने जो है बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ। 15 चैप्टर आपकी बुक में हैं, तो 12-13 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं। तो उन सब की वीडियोज़ को आप विजिट कर सकते हैं चैनल पर जाकर, और लॉकडाउन में घर बैठे आराम से आप अपनी बोर्ड स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं बिना किसी टेंशन या चिंता के। साथ ही 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध है मैथ्स के लिए, तो आप जो है लिंक को शेयर कर सकते हैं और लॉकडाउन पीरियड में अपने दोस्तों रिश्तेदारों की हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का लेक्चर। देखिए, आपने क्लास 9th में, ध्यान देंगे मेरी बात को, क्लास 9th में आपने जो है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो कॉन्ग्रेंसी के बारे में आपने पढ़ा था, और वहाँ पर आपने कई तरीके की कॉन्ग्रेंसी के रूल पढ़े थे। जैसे आपने SAS पढ़ा होगा, आपने ASA पढ़ा होगा, आपने AAS पढ़ा होगा, आपने RHS पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये 4-5, एक और पढ़ा होगा SSS, साइड। तो ये जो है 4-5 रूल्स आपने वहाँ पर पढ़े होंगे, जिससे कि हम 2 ट्राइंगल्स को जो है कॉन्ग्रेंट प्रूव करते थे। मैं पिछला लेके चल रही हूँ ताकि आपको दोनों क्लासेस के बीच में और दोनों कंसेप्ट के बीच में एक ब्रिज बन जाए। तो ये जब आप कॉन्ग्रेंसी पढ़ते थे तो 2 ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं तो वो कॉन्ग्रेंट कब कहे जाते हैं? कॉन्ग्रेंसी के लिए ये ज़रूरी होता है कि दोनों ट्राइंगल जो हैं उनके सारे पार्ट, ऑल पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी के लिए ज़रूरी है कि उनका हर पार्ट इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर इसमें 3 एंगल्स है तो एंगल्स भी, तीनों एंगल इसके दूसरे वाले के तीनों एंगल्स के इक्वल होने चाहिए, और साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। तो तभी कोई भी 2 चीज़ें जो है वो कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि सेम साइज़ होना चाहिए, साइज़ भी सेम होना चाहिए, और सेम शेप होना चाहिए, ठीक है। शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, और शेप भी सेम होना चाहिए, तब हम उनको कहते थे कॉन्ग्रेंट, ठीक है। 2 फिगर्स कॉन्ग्रेंट, फिर से समझ लीजिए, 2 फिगर्स कॉन्ग्रेंट तब होती हैं जब वो शेप और साइज दोनों में ही इक्वल होती हैं, ठीक है, तभी वो कॉन्ग्रेंट होंगी। तो ये तो था पिछली क्लास का, जो आप कॉन्ग्रेंसी में पढ़ चुके थे। कॉन्ग्रेंट किसको कहते हैं आप पढ़ चुके थे। अब आप जो क्लास 10th में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ना है सिमिलर फिगर्स, ठीक है। यहाँ पर सिमिलर फिगर्स भी क्या, मेनली तो आपको जो यहाँ पर पढ़ना है वो सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ना है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स से पहले हम ये जानेंगे कि सिमिलरिटी होती क्या है, सिमिलर कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो सिमिलरिटी के लिए सेम शेप होना ज़रूरी है, ठीक है। शेप तो सेम होना चाहिए, ठीक है, शेप सेम होना चाहिए, लेकिन सेम साइज होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। शेप जो है सेम होना चाहिए, लेकिन सेम जो है साइज होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई 2 फिगर से शेप में एक जैसी हैं लेकिन साइज़ में एक जैसी नहीं है, तो उनको हम सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप जो है, अब तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ, इसको अगर मैथमेटिकली अगर हम कहें तो इसका क्या मतलब हुआ। तो जो 2 फिगर कभी भी सिमिलर तभी कही जाएंगी जब, देखो, शेप तभी सिमिलर होगा जब एंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ऑल एंगल्स
आर इक्वल, ठीक है, ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है। और दूसरी, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स should be in same ratio, ठीक है। तो ये जो दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तभी कोई दो फिगर जो है वो सिमिलर कहलाएंगी। कैसे, इसका एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये भी मैंने एक ट्रायंगल और बना दिया। मान लिया इसका नाम मैं ABC रख देती हूँ, इसका नाम मैं DEF, इसका नाम हम रख देते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी ये साइड जो है 6 सेंटीमीटर है और इसकी भी ये साइड 6 सेंटीमीटर है, इसकी ये साइड 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी ये साइड 5 सेंटीमीटर, इसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर और इसकी भी ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका ये एंगल 50 है, इसका भी ये एंगल 50 है, इसका ये एंगल 70 है, इसका भी ये एंगल 70 है, ठीक है, ठीक है। और इसका ये एंगल 60 है और इसका भी ये एंगल 60 है। तो देखो इन दोनों में क्या क्या इक्वल है। देखो AB जो है वो DE के इक्वल है, BC जो है वो EF के इक्वल है और AC जो है वो DF के इक्वल है, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। और एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल C जो है एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है, ठीक है। तो देखो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल जो ABC होगा वो कॉन्ग्रेंट कहलाएगा ट्रायंगल DEF के। इस कंडीशन में ये कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। अब सिमिलरिटी पे आते हैं। कॉन्ग्रेंसी के लिए आप समझ गए कि मैं पिछला इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दोनों में अंतर जो है, डिफरेंस क्लियर हो जाए। अब ये फिर से मैं एक ट्रायंगल बना देती हूँ, ठीक है, ये मैंने बना दिया और एक ट्रायंगल में ये बना देती हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाया ABC और ये मैंने बनाया DEF, ठीक है। तो अब इसकी ये साइड 6 सेंटीमीटर है और इसकी ये साइड, चलिए इसको 8 में लिख देती हूँ, 8 सेंटीमीटर है और इसकी ये साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर है और इसकी ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर है और इसकी ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है और इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इस तरीके से ये है तो देखिए, और एंगल, इसका ये एंगल जो है 40 डिग्री है और इसका भी ये एंगल 40 डिग्री है, इसका ये एंगल जो है 80 डिग्री है और इसका भी ये एंगल 80 डिग्री है और इसका ये एंगल 60 डिग्री है और इसका भी एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो देखो एंगल तो इक्वल हो गए, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F है। और अब हम क्या निकालेंगे, AB अपॉन DE। देखो इसके करस्पॉन्डिंग वाली साइड, ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग होती है। करस्पॉन्डिंग कहते हैं जिधर वाली ये है उधर वाली वो भी होनी चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग। तो AB, अगर AB अपॉन DE निकाला तो वो आया 8/6, यानी कि आया 4/3, ठीक है। उसके बाद मैंने निकाला BC के करस्पॉन्डिंग ये है, तो मैंने निकाला BC अपॉन EF। तो BC कितनी थी 4 और EF कितनी थी 3, ये भी आ गया 4/3। उसके बाद मैंने निकाला AC के करस्पॉन्डिंग ये है, AC अपॉन DF निकाला, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, AC अपॉन DF निकाला। तो AC भी कितना है 4 और DF कितना है 3। तो देखो इसमें क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल इक्वल है, तो एंगल इक्वल होंगे तो शेप इक्वल होगी और साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का भी रेशो 4/3 है, इन दोनों का भी रेशो 4/3 है और इन दोनों का भी रेशो 4/3 है। तो इस कंडीशन में ये सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। सिमिलर के लिए अब आप समझ गए होंगे, सिमिलर के लिए क्या ज़रूरी होता है, शेप तो एक जैसा होना चाहिए। शेप एक जैसा होने का मतलब क्या है कि एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। और साइज़
एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर शेप एक जैसा है तो ज़रूर उनकी जो साइड्स होंगे उनके बीच में रेशो एक ही जैसा होगा, तभी शेप एक जैसा आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ये दो कंडीशंस होंगी तो तभी हम कहेंगे कि वो दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर में साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप एक ही जैसा होना ज़रूरी है। तो ये दो कंडीशन बिल्कुल दिमाग में याद रखेंगे। अगर इन दोनों में से एक भी कम है, यानी कि अगर एंगल सेम है लेकिन साइड्स का रेशो इक्वल नहीं आ रहा है, या साइड्स का रेशो सेम है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे सिमिलरिटी के एक दो एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जैसे ऑल द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइड, सारे स्क्वायर जो होंगे डिफरेंट साइड्स को सिर्फ सिमिलर कराएंगे। मान लिया कि ये एक स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर साइड का, इसका हर साइड 6 सेंटीमीटर होगा ना, और ये एक स्क्वायर है मान लिया 4 सेंटीमीटर साइड का या 3 सेंटीमीटर साइड का, 4 का मैं कह देती हूँ, चलिए 4 सेंटीमीटर साइड का, इसकी 4 4 4 होंगी। तो स्क्वायर है तो एंगल्स तो सारे 90 इसके भी हैं, तो इसके भी तो एंगल्स इक्वल होंगे, और साइड इसकी 6 है इसकी 4 है, तो ये इस साइड का रेशो अगर इससे निकालेंगे तो 6/4 हमेशा 3/2 आएगा। इसका इससे निकालेंगे तो भी 3/2, इसका इससे निकालेंगे 3/2, इसका इससे निकालेंगे 3/2। तो अगर अलग अलग स्क्वायर्स ऑफ सेम अलग अलग साइड्स के स्क्वायर्स होंगे तो वो सारे सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह ये कहा जाए कि अलग अलग साइड्स के रोम्बस होंगे तो रोम्बस जो है सिमिलर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, रोम्बस सिमिलर क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि रोम्बस में ज़रूरी नहीं है कि एंगल इक्वल हो सकता है ये 40 डिग्री एंगल का रोम्बस हो और ये भी एक रोम्बस है, और ये जो है रोम्बस इसकी साइड जो है 60, इसका ये एंगल 60 हो, तो ये एंगल ही करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल नहीं है। साइड चाहे कुछ भी हो तो शेप भी एक जैसी नहीं होगी और रोम्बस जो है वो सिमिलर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिमिलैरिटी को समझ सकते हैं। तो दो कंसेप्ट अपने दिमाग में दो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सिमिलर होने के लिए दोनों फिगर्स के बीच में एंगल सारे इक्वल होने चाहिए और साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज इसकी एक थ्योरम पढ़ेंगे, वो थ्योरम बिल्कुल आपको बाय हार्ट एकदम से लर्न कर लेनी है, सीख लेनी है, और वो अगर आपने कर ली तो आप समझिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए 4 या 5 क्वेश्चन आपके एकदम पक्के हैं, कोई कहीं उनको नहीं ले जा सकता। ये एक थ्योरम नहीं है, मैं पहली थ्योरम बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें 3-4 थ्योरम है, सारी ही आपको पढ़नी है। तो पहली थ्योरम हम पढ़ेंगे BPT, इसका शॉर्टकट में नाम होता है, इसका नाम है वैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, आज एक ही को हम पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको BPT कहते हैं शॉर्ट में, BPT के नाम से भी आती है। इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। अब इसका नाम थेल्स थ्योरम, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ये थेल्स थ्योरम के नाम से आ जाती है और बच्चों को सिर्फ ध्यान होता है BPT, तो वो सोचते हैं कौन सी थ्योरम आ गई। थेल्स थ्योरम BPT का यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही नाम है, और इसका नाम थेल्स थ्योरम इसलिए कि थेल्स एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ये थ्योरम दी थी, तो इसलिए इसका नाम उनके नाम पर थेल्स थ्योरम भी है। ठीक है, इस थ्योरम को अब देखिए मैं कैसे बता रही हूँ। इस थ्योरम को जब एग्जाम में थ्योरम लिखी हुई आती है तो थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है, फिगर वगैरह कोई बनी नहीं होती, फिगर आपको खुद से बनानी होती है। ठीक है, तो इसका अगर स्टेटमेंट आएगा तो कैसे आएगा और आपको कैसे प्रूव करना होगा, देखिए। ठीक है, थ्योरम कैसे लिखी हुई आएगी? थ्योरम आएगी, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन, मैं लिख दे रही हूँ एक बार, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, distinct माने अलग अलग, in distinct points, then the other two sides, देखिए सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं रटना है या प्रूफ ही नहीं रटना है,
इसकी लैंग्वेज को समझना भी है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, ये ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। प्रूव दैट और ये लिखा हुआ आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नाम से ही दे, खाली प्रूफ दैट करके ये लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बीपीटी की बात कर रहा है, तो ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें क्या प्रूव करना है, ये कह रहा है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल आपके पास, मैं दोबारा इस फिगर को ऊपर बनाऊंगी, अभी मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम मैं ABC रख देती हूँ, और इसमें किसी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जाए, मान ली नीचे वाली साइड के मैं कर देती हूँ, अगर किसी एक साइड के पैरेलल, मतलब ये खुद कह रहा है कि ये लाइन जो DE है ये BC के पैरेलल है, और ये बाकी की दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट्स यानी कि D और E पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमको प्रूव ये करना है टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, कि ये जो है सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी लाइंस, मतलब इसका रेशो इसके साथ, यानी कि मैथमेटिकली हमको प्रूव करना है AD अपॉन DB या BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE, ठीक है। यानी कि जो इस लाइन की वजह से ये जो दो पार्ट्स बने और जो इधर दो पार्ट्स बने, उनका रेशो सेम होगा, यानी मैथमेटिकली हमको प्रूव करना है AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो ये है BPT, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर ये भी आएगा कि प्रूव थेल्स थ्योरम, तभी भी आपको यही करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, मैं इसको फिगर को ऊपर बनाती हूँ और आज हम इसी को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से आपको देखना है। ये है आपका जो है फिगर में यहाँ पे बना देती हूँ, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। ये फिगर मैंने बना दिया, इसका नाम है ABC, और इसमें हमने एक नीचे वाली BC लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसका नाम मैं रख देती हूँ DE, ठीक है। तो सबसे पहले जो थ्योरम करने का तरीका होता है, थ्योरम में आप लिखेंगे गिवन में आप क्या गिवन है, आपको दो चीज़ आपको गिवन है, अ ट्राइंगल ABC इन विच, फिगर के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप जैसा हमने बनाया, इन विच DE इज पैरेलल टू BC एंड DE intersects AB and AC at 2 points D and E respectively। ये इतना हमको गिवन है, जैसा क्वेश्चन में दिया था कि हमने ये बता दिया कि एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसमें लाइन DE जो है पैरेलल गिवन है BC के, जो कि अदर टू साइड्स AB और AC को D और E दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ऐसा हमको गिवन है। टू प्रूव, अब टू प्रूव में हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। उसने तो कहा है कि इक्वल रेशो में डिवाइड करता है, लेकिन वो फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रूव हमको ये करना है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा टर्म जो आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन, तीसरा टर्म आता है कंस्ट्रक्शन, जो कि हमको अपनी प्रूफ को करने के लिए कुछ हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, दो चीज़ करनी है आपको, एक तो इसको ज्वाइन कर देना है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ये बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में पहला चीज़ तो आप करेंगे कि ज्वाइन DC एंड BE, पहले तो ये ज्वाइन करेंगे एक चीज़। दूसरा सेकंड चीज़ इसमें क्या करना है, ड्रॉ, यहाँ से E से जो है AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और D से जो है AE पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा 90 डिग्री पर ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो ये है F, ये है G, ये G है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ड्रॉ EF, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AD, मतलब AD क्या ये पूरी लाइन पे ही होगा, तो AD हम लिख लेते हैं, एंड DG परपेंडिकुलर टू AE, DG परपेंडिकुलर टू AE,
ये बिल्कुल ये स्टेप अगर आप भूल गए तो आप इस थ्योरम को प्रूव नहीं कर पाएंगे। हमने क्या करना है, दो चीज़ ध्यान रखनी है कंस्ट्रक्शन में, एक तो इनको ज्वाइन करना है, ठीक है, दूसरा दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए डी पर ई एफ जिसका नाम है, और एक डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए ई पर जिसका नाम है डी जी, ठीक है। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पर ड्रॉ किए जाते हैं, जो लाइन 90 डिग्री पर होती है उसी का नाम परपेंडिकुलर होता है। अब मैं इसको रब कर दे रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे प्रूफ लिखूँ। इसके बाद प्रूफ आता है, सबसे पहले आता है गिवन, उसके बाद आता है टू प्रूफ, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ, मतलब जहाँ पर आप अपनी बात को प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको पहले ओरली बता देती हूँ, फिर मैं प्रूफ करके बताऊंगी। आपको सबसे पहले जो आपने प्रूफ करने वाला देखा कि आपको क्या प्रूफ करना है, ए डी अपॉन डी बी, तो आपको कुछ भी ऐसा करना है जिससे कि ए डी अपॉन डी बी आ जाए। तो हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल का हम एरिया लेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया पहले हम इस ट्राइंगल के साथ लेंगे, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन इस ट्राइंगल का एरिया। ध्यान रखिए, मैं आपको वैसे भी बता दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, इस ट्राइंगल का एरिया ए डी ई का एरिया अपॉन डी बी ई का एरिया। उसके बाद फिर से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ पर हम ए डी ई का एरिया अपॉन इस वाले का एरिया लेंगे। उससे क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। पहले मैं सारी चीज़ लिख लेती हूँ, ठीक है। अब एरिया ऑफ, एरिया को ए आर से लिख देते हैं खाली, एरिया ऑफ ब्रैकेट में हम लिख देंगे ए डी ई। एरिया ऑफ ए डी ई क्या होता है, देखो तीनों साइड्स में से हम, ट्राइंगल के तीन साइड्स होती हैं, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो तीनों साइड में से हम कोई भी साइड ले सकते हैं एज अ बेस, और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे पास जो है इसके करस्पॉन्डिंग हाइट है, जो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है उसी को हाइट कहते हैं। तो हम ये वाली साइड लेंगे, तो ये होता है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या हो गया ए डी, और हाइट हमारी क्या हो गई ई एफ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद अब मैं इसका एरिया लूँगी, एरिया ऑफ किसका, बी डी ई का, बी डी ई का, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, ये आएगा बी डी, या डी बी भी कह सकते हैं, डी बी लिख देते हैं, चलो डी बी, और इंटू हाइट। अब आप कहेंगे इस वाले ट्राइंगल के लिए हाइट क्या होगी। ध्यान रखो, मैं आपको एक बता रही हूँ आपको, अगर हमारे पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल माने जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उसमें अगर तीन साइड, अगर इस साइड के करस्पॉन्डिंग हमें हाइट चाहिए तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए या इस साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए तो अंदर ड्रॉ नहीं हो सकता परपेंडिकुलर, फिर हमको बाहर ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि इस साइड ये बड़ा एंगल है ना 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज, तो ये जो अगर इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा तो वो बाहर आएगा, ट्राइंगल के बाहर भी परपेंडिकुलर आ सकता है, और इस साइड से भी हम करेंगे तो भी बाहर आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है ना, वो इस वाले ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर कहा जाएगा, क्योंकि इस वाले वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए भी ड्रॉ करेंगे वो इसके बाहर आएगा, ठीक है। तो बी डी के जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगी वो भी ई एफ ही होगी, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को, क्यों होगी, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल की साइड से जो परपेंडिकुलर सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो बाहर आता है ट्राइंगल के। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इतना ध्यान रखेंगे। इसका एरिया लिख लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इसका एरिया लिख लिया हाफ इंटू इसका बेस इंटू इसकी हाइट भी यही होगी, ठीक है। उसके बाद इनको डिवाइड करना है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, तो 1 इधर तो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी, ठीक है, और इधर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ, ठीक है। तो ई एफ से ई एफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या बचेगा ए डी अपॉन डी बी, क्या बचेगा ए डी अपॉन डी बी। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, अगली लाइन में हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आ गया ए डी अपॉन डी बी। आप लिख लेना अगली लाइन में, मैं इसी लाइन में लिख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, ये आ गई। सेम ऐसी ही इक्वेशन हम यहाँ से भी फाइंड करेंगे। फिर से हम लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब हम बेस इसको ले लेते हैं, हाफ इंटू बेस हम क्या लेंगे ए ई, तो इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट इधर वाली होगी, तो हाइट की जगह क्या आ जाएगा डी जी, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। फिर सेम अब हम इसके साथ ये वाले ट्राइंगल का एरिया लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ
क्या नाम है इसका, DEC इज इक्वल्स टू हाफ, इसका बेस ये लेंगे EC या CE भी कह सकते हैं, EC इंटू इसका, ये देखो ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो भी यही होगा, इसके बाहर होगा ये, तो DG आएगा इसमें भी, ठीक है, DG। अब अगली लाइन में आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 5 और 4 को डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो सेम उसी की तरह हाफ से हाफ कट जाएगा, DG से DG, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ DEC इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा AE अपॉन EC। तो अब ये दो चीज, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई, ठीक है। अब ये दो चीज़ें तो हमारे पास आ गई, AD अपॉन DB भी आ गया, AE अपॉन EC भी आ गया, इतना करना था। अब इनको करना इक्वल, ये इक्वल कैसे हूँ, अगर इस वाली साइड को, अगर इस इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड को मैं इक्वेशन नंबर 6 की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दूं, तो फिर अपने आप ही राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो हमारा काम क्या है कि हम इसको इक्वल कर दें। अब इसको इक्वल कैसे करें, इसमें ADE तो ऊपर ठीक ही है, इक्वल ही है, अगर नीचे वाला पोर्शन भी, मतलब BDE जो ये वाला ट्राइंगल है, ये इसका एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल हो जाए तो ये पूरी टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे इक्वल करेंगे, ये बहुत ही आसान है। देखो अब मैं इसको ऊपर से लिखती हूँ, ठीक है, आप नोट कर लेना। आप देखो ये दोनों, आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बने होते तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल, ये सेम बेस DE पर बना है और दो पैरेलल्स DE और BC के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो इसमें हम लिख देंगे एरिया ऑफ BDE, ये जो BDE ट्राइंगल है उसका एरिया हो जाएगा किसके इक्वल, एरिया ऑफ, इसका क्या नाम है, DEC। क्यों, इसका कारण लिखेंगे, कारण में लिखिएगा, ब्रैकेट के अंदर कारण लिखिएगा, चूंकि ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस DE and between the same parallels क्या नाम है, DE and BC, ठीक है। ये क्योंकि दोनों सेम बेस DE पर हैं और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में हैं तो इनका एरिया इक्वल होगा। जब इनका एरिया इक्वल होगा तो ये पूरी साइड्स जो है, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगी इस पूरी साइड के। तो हम लिख देंगे, मैं इसको मिटा रही हूँ अभी आपने, तो हम लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट जो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE था वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC के। क्यों इक्वल हो गया, आप समझ गए ना मैंने क्यों कहा। ये दोनों फ्रैक्शन कैसे इक्वल हुए, क्योंकि ऊपर वाला तो दोनों में इक्वल है ही है, और नीचे वाला कैसे इक्वल प्रूव करा, क्योंकि ये नीचे वाले ट्राइंगल जो हैं दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो ये भी इक्वल हो गए। इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे ये 1 है और ये भी 1 है, ये तो 1 1 इक्वल ही था, अब ये भी इक्वल आ गया, तो ये 2 है और ये भी 2 है, समझ लीजिए, तो 1/2 पूरा फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि इक्वेशन नंबर जो 3 थी और इक्वेशन नंबर जो 6 थी उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस थेल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। इसका भी कन्वर्स भी है, मतलब इसका अपोजिट, इसके कुछ सब थ्योरम्स भी हैं जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आधे घंटे की, लेकिन इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम इसको इत्मीनान से समझें। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, थ्योरम को अच्छी तरीके से देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।